नमस्कार, वॉर ऑफ स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज महाराष्ट्र की राजनीति में जारी सारे सस्पेंस पर विराम लग गया। आज देवेंद्र फडणवीस की ताजपोशी हो ही गई। देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। साथ ही एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने भी डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। शपथ समारोह में एनडीए का पावर शो नजर आया। शपथ समारोह के कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय कैबिनेट, एनडीए शासित राज्यों के सीएम समेत तमाम बिजनेसमैन और बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स नजर आए। और अब बहुत जल्द विभागों का भी बंटवारा हो जाएगा। पर देवेंद्र फडणवीस के सीएम बनते ही एमवीए में भगदड़ मच गई है। उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं में डर का माहौल है, क्योंकि इस बार फडणवीस जबरदस्त फॉर्म में नजर आएंगे, जिसका वो जिक्र भी कई बार करते नजर आ चुके हैं। काम के साथ साथ विकास के साथ साथ विरोधियों से निपटने की उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी है। तो शपथ लेते ही कैसे फॉर्म में रहेंगे देवेंद्र फडणवीस, आज इसी पर चर्चा करेंगे। महाराष्ट्र की राजनीति की ताजा अपडेट के साथ मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ना कोई तकरार ना कोई रार, महाराष्ट्र में तो बन गई देवेंद्र की सरकार। अब आगे कब होगा विभागों का बंटवारा? देखिए, विभागों का बंटवारा होगा, लेकिन इतना बड़ा आपने फंक्शन किया और 10 मिनट में सब कुछ खत्म करके मजा नहीं आया। मजा नहीं आया भाई। देखिए, अभी अमेरिका में भी चुनाव हुए, जीत के बाद जो पहला पब्लिक फंक्शन हुआ, जहां लोग थे, सारे लोग थे, कितना अच्छा तक भाषण होता है। वो वोटर्स को भी, आपके समर्थकों को भी एक एनर्जी के साथ साथ एक आपको एक बैकग्राउंड देता है, क्योंकि उस तरह के भाषण में हमेशा लीडर जो है वो बताता है कि किन किन मुश्किलों से लड़के वो जीत हासिल की है। तो एक अंडरस्टैंडिंग भी बनती है नेताओं के दिमाग में क्या चल रहा है, कितना। और बहुत ही ऑनेस्ट भाषण होता है कि जब शुरुआत किया था तो फिर क्या था, अचानक से क्या क्या चीजें हुई, ये लीडर्स को बताना भी चाहिए। प्रधानमंत्री गए, इतनी बड़ी जीत है, 15 मिनट का भाषण हो गया होता तो कोई बुरा नहीं था। हम कर क्या रहे हैं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो या ये शपथ समारोह से लेकर के सारी चीजें, राजनीति को हमने बहुत ज्यादा टेक्निकल बनाते चला गया। बहुत ज्यादा टेक्निकल हो गया है कि शपथ समारोह है तो शपथ लेंगे और निकल लेंगे। भाई, पब्लिक कहाँ है? वो तो मुख्यमंत्री बन गए। कम से कम जो लोग आपको वोट कर रहे हैं, जो समर्थन किया है, उनको एक इंसाइट भी तो समझ में आए। कम से कम धन्यवाद करने का भी तो आपको मौका मिलना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इस तरह के जो शपथ समारोह हैं उसमें कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है। 2-4 लोगों का भाषण हो गया होता, तीनों लीडर जिन लोगों ने शपथ लिया, दे ऑल आर हीरोज, चुनाव जीत के आए हैं। प्रधानमंत्री के नाम पे चुनाव, पीछे बड़ा बड़ा पोस्टर है और प्रधानमंत्री का भाषण ही नहीं हुआ, तो वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट रहा। लेकिन आपने बिल्कुल सही शब्द का इस्तेमाल किया कि पावर शो था। छटपटा गया होगा पूरा विपक्ष कि भाई और भी लोग शपथ लेते हैं। कांग्रेस भी मुख्यमंत्री का शपथ, चाहे वो इंडी गठबंधन वाले भी हों, चाहे वो बंगाल में हो, चाहे वो तमिलनाडु में हो, अभी कर्नाटक में भी हुआ सब। लेकिन ये जनता के बीच में क्या मैसेज गया? भारतीय जनता पार्टी के साथ ये सारे लोग हैं। तेंदुलकर आ गए, शाहरुख खान, सलमान खान, संजय दत्त, अडानी, अंबानी तो पूरा परिवार, दोनों बेटे भी आ गए साथ में, बिरला, सारे लोग वहां पे। तो आपने क्या एक मैसेज दिया कि भारतीय जनता पार्टी के जीत में समस्त समाज वो गर्वान्वित महसूस कर रहा है। कांग्रेस पार्टी जब चुनाव जीतती है तो इस तरह का शो क्यों नहीं हो पाता? और ये मैं आपको बता दूं कि आज जिस तरह का समारोह हुआ, इसको अगर और कायदे से अगर आप इस्तेमाल किए होते तो आप देखते कि इसका इम्पैक्ट, वैसे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा दिल्ली और बिहार के चुनाव पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि ये लोग सेलिब्रिटीज हैं। हालांकि वो अलग कहानी है
लेकिन ये सेलिब्रिटीज है, लोग उसको फॉलो करते हैं, ये सारे लोग एक जगह नजर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा एक समारोह हुआ जिससे उद्धव ठाकरे को तो बहुत मिर्ची लगी। बिल्कुल, सर ने जो कहा वो बात तो सही है कि शपथ समारोह को थोड़ा और बड़ा बनाना चाहिए था, स्पीच भी हो जाता, लेकिन आज तक पीएम मोदी जिन जिन के शपथ समारोह में पहुंचे हैं वो कभी वहां पे भाषण नहीं देते, ये उनके प्रोटोकॉल का हिस्सा रहा है। लेकिन जिस तरह से एनडीए का शक्ति प्रदर्शन आज नजर आया, वो संदेश सबसे बड़ा था क्या शपथ समारोह के दौरान? देखिए, जिस तरीके से एनडीए का जो सारे नेता पहुंचे हैं, वो आजकल हर चुनाव में जीत के बाद सारे नेताओं को इकट्ठा किया जाता है, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी को भी ये दिखाना है कि हमारे पास जो स्ट्रेंथ है उसको कमजोर नहीं किया जा सकता। अगर नहीं ले जाएंगे तो यही कांग्रेस जैसी पार्टियां सवाल उठाना शुरू कर देगी। देखिए नीतीश कुमार नहीं गए, देखिए चंद्रबाबू नायडू नहीं गए, देखिए वो नेता नहीं गया, चिराग पासवान नाराज है। ये जो आजकल मीडिया का प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स है, जो मीडिया में भी चलता है, ये लोग भी ये खबर ढूंढने के लिए कुछ भी उलूल जुलूल लिखना शुरू कर देंगे या सोचना शुरू कर देंगे, इसलिए स्ट्रेंथ दिखाना मजबूरी भी हो जाती है। और दूसरी तरफ महाराष्ट्र का चुनाव वो जीत, पीएम मोदी का अपना प्रोटोकॉल है या फिर शपथ ग्रहण समारोह का अपना प्रोटोकॉल है, लेकिन शपथ ग्रहण समारोह के स्टेज पर यह प्रोटोकॉल का पालन होता है। आजाद मैदान में 2 स्टेज हो सकता था, आजाद मैदान में एक रैली की भी घोषणा होती, शपथ ग्रहण समारोह के बाद लोगों को संबोधित किया जाएगा। इसके लिए तो कोई प्रोटोकॉल नहीं है और गवर्नर भी वहां पर मौजूद नहीं होते, शपथ दिलवाते, उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह खत्म और फिर भाषण शुरू होता, लोगों को बताया जाता क्यों, कैसे, कहां तक अभी जीत हुई है और आगे क्या किया जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से 24 घंटा के अंदर देवेंद्र फडणवीस ने मैसेज दिया है, वो तो उद्धव ठाकरे के लिए खतरनाक इशारा कर रहा है। उद्धव ठाकरे अभी सबसे ज्यादा टेंशन में क्यों है? क्योंकि अभी आगे आने वाले समय में बीएमसी का चुनाव है और बैक टू बैक जितनी मीटिंग उद्धव ठाकरे की हो रही है, चाहे एक्स कारपोरेटर के साथ हो या एमएलए के साथ हो या फिर दूसरे संगठन के नेताओं के साथ, जितनी मीटिंग हुई है सब में एक ही सवाल उठा है कि अब हमें हिंदुत्व के मुद्दे पर वापस लौटना चाहिए। विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में जिस तरह का अंतर होता है, उसी तरह का अंतर विधानसभा चुनाव और लोकल बॉडी इलेक्शन में भी होता है, जैसे बीएमसी का होगा। बीएमसी में इन लोगों का मानना है कि देखिए, विधानसभा चुनाव में जिन मुसलमानों ने वोट दिया, आप उससे उम्मीद करके मत बैठो, क्योंकि बीएमसी का चुनाव लोकलाइज होता है। मोहल्ले में जो हमारे नेता अब तक काम करते रहे हैं, उससे उसी क्षेत्र के मुसलमान इतना नाराज रहा है कि घर घर तक उसकी पहचान है। वो घर घर तक जानता है कि ये देखो एक कारपोरेटर है, ये हम लोगों के खिलाफ क्या करता था, ये देखो एक कारपोरेटर के नीचे चमचा है उसका है जो काम करता था, उसके संगठन के 5 लोग हैं जो हमारे मुहर्रम के जुलूस में क्या किया था, जब गणपति बप्पा मोरिया ले जा रहे थे तो वहां कैसे डीजे बजाया था। ये इन लोगों के दिमाग में होता है, जो बातें रखी गई थी कि अब बीएमसी से पहले टाइम लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप चुनाव की घोषणा के बाद नेगोशिएशन करें, बहानेबाजी करें और फिर कहें कि देखो सीट बंटवारे को लेकर दिक्कत हो गई, अघाड़ी से हम अलग हो गए। इन लोगों का पूरा दबाव इसी बात को लेकर था कि आगे हमें समय दीजिए, 3 महीना कम से कम समय होना चाहिए हमारे पास कि हम ये नैरेटिव क्रिएट कर सके मुंबई के अंदर कि देखो अब हम अघाड़ी के साथ नहीं हैं, अब हम अपने मुद्दे पर वापस लौट चुके हैं। और भारतीय जनता पार्टी हो या एकनाथ शिंदे हो, ये सारे लोग जो हैं उनसे कट्टर हिंदू हम हैं और हिंदुत्व की बात करेंगे। ये सारे दबाव पड़े थे, लेकिन अब स्थिति क्या है? दबाव पड़े और देवेंद्र फडणवीस को जैसी घोषणा हुई सीएम पद की, उसके बाद उन्होंने एक एक मुद्दा बता दिया कि देखो भाई, पहली बात तो यही है कि एक है तो सेफ है। दूसरी बात, सुबह सुबह उठकर वो सिद्धि विनायक जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो उन्होंने इंडिकेट कर दिया, ये संकेत है कि आगे के कोई भी चुनाव हो, चाहे महाराष्ट्र के अंदर में पंचायत का चुनाव हो, बीएमसी का चुनाव हो या नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव हो, हर चुनाव में ये मुद्दा हमारा रहेगा और सरकार में भी यही तैयारी रहेगी कि हम अपने एजेंडे, अपने मुद्दे पर स्टिक रहें और इसी के आधार पर आगे चुनाव लड़ा जाएगा। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे की परेशानी ये हो गई कि अब जो रहे सहे कुछ लोग हैं वो भी इधर उधर भागने लगे, पार्टी के अंदर भगदड़ है, कारपोरेटर सब भाग रहे हैं जो इनके साथ थे, वो भी रातों रात इधर उधर विकल्प तलाश रहे हैं और 40 से ज्यादा ऐसे छोटे छोटे नेता हैं, उन्होंने तो पाला बदल भी लिया है। अब आगे देखिए
क्या करते हैं देवेंद्र फडणवीस इन लोगों के साथ। बिल्कुल सभी की नजर टिकी होगी। लेकिन सर, आज जो तस्वीर सामने आई शपथ समारोह में, उसके स्टेज में भी बड़े बड़े अक्षरों से लिखा था कि महाराष्ट्र अब रुकेगा नहीं। देवेंद्र फडणवीस भी बार बार कह रहे हैं कि इस बार काम ज्यादा होगा, विकास की वो बात करते आए हैं। लेकिन क्या उनका मकसद है, आगे वो सरकार कैसे चलाएंगे, कैसे महाराष्ट्र अब रुकने वाला नहीं है? देखिए, महाराष्ट्र को महाराष्ट्र की जनता ने बचा लिया। महाराष्ट्र की इकोनॉमिक कंडीशन जो है, जिस तरीके से खर्च हो रहा है, आमदनी कम हो रहा है, वहां एक विजनरी व्यक्ति की आवश्यकता थी। ये अगर महाविकास अघाड़ी की सरकार आ गई होती और जिस तरह से खटाखट ये लोग ऐलान इन लोगों ने कर दिया था, 3 महीने के बाद वहां पे सरकारी अधिकारियों को पैसे देने के लिए सैलरी नहीं बचती। ये बात आप समझिए कि कितना बड़ा वहां पे लोगों ने फैसला किया और महाराष्ट्र को बचाया है। तो सबसे पहला जो काम होगा वो यही होना चाहिए कि महाराष्ट्र की इकॉनमी को वापस पटरी पे लाना, जो देवेंद्र फडणवीस बड़े सक्षम है। जो कुछ जानकारी मिल रही है वो ये भी मिल रही है कि अभी बंटवारा नहीं हुआ है, शायद आज रात में अजीत पवार से ये बातचीत की जाए कि आप कोई और दूसरा मंत्रालय, बड़ा मंत्रालय आप ले लें और वित्त मंत्रालय आप भारतीय जनता पार्टी को दे दें। हालांकि बातचीत हो गई, उनके पास चला गया है, लेकिन अब ये बातें भी सामने आ रही है। तो खैर, ये तो अलग कहानी है। एक बहुत अच्छा पॉइंट राजीव ने उठाया कि वहां भगदड़ मची हुई है। क्यों मचा हुआ है उसका भी एक इसी इकोनॉमी से ही जुड़ा हुआ है। वो ये कि इनके पास तो पैसे हैं नहीं। अब बीएमसी हो गया डिसॉल्व, आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? आपके विधायक जो 10 चुन के आए हैं बीएमसी के इलाके में, वहां काम होगा नहीं। जो बीजेपी के चुन के आए हैं उनके इलाके में काम होगा, टारगेटेड काम होगा। आप इस चीज को समझिए। तो उनके लोग जो अभी उद्धव ठाकरे के साथ हैं वो किधर जाना चाहेंगे? एक प्रारूप समझ ले, शिवसेना मुंबई के अंदर अगर बीएमसी में नहीं है तो बीएमसी शिवसेना रहेगी ही नहीं। शिवसेना के सर्वाइवल के लिए बीएमसी जरूरी है, संगठन, नेता, पार्टी, सब कुछ के लिए। विदाउट पावर शिवसेना इज नथिंग। और इसलिए ये जो बात कही जा रही है कि भगदड़ मच रहा है, ये बात बिल्कुल सही है। मीटिंग करते हैं मातोश्री में, बाहर निकलते आज मीटिंग में ये हुआ, ऐसे बताया जा रहा है। कुछ लोग शिंदे के संपर्क में हैं और कुछ लोग बीजेपी के संपर्क में हैं। दिक्कत क्या है उद्धव ठाकरे की? उद्धव ठाकरे ने अभी तक हार को स्वीकार नहीं किया है। भाई, आप इलाज तो तब करोगे ना जब आप खुद ये मानो कि नहीं, मुझे कुछ बीमारी हो गई है, मैं बीमार हूं, तब तो आप डॉक्टर के पास जाइएगा, इलाज कीजिएगा। अगर आप ये कह दें कि नहीं हमको कोई बीमारी नहीं, तो ना इलाज होगा ना डॉक्टर के पास जाएंगे। तो उद्धव ठाकरे उस माइंडसेट में हम हारे ही नहीं। जब आप ये कह रहे हैं कि आप हारे नहीं, तो फिर इलाज भी नहीं करोगे, और जब इलाज नहीं करोगे तो लोग छोड़ के जाएंगे। और उसका एक संकेत मिला। आज क्या आपने कह दिया? ये संजय राउत को आपने भेज दिया। भाई, संजय राउत जो कह रहा है वो उद्धव ठाकरे की ही आवाज है। वहां जो सामना में लेख लिखा रहा है वो उद्धव ठाकरे की ही आवाज कही जाएगी। आज वो शपथ ले रहे हैं, आप वहां फिर वही भाषा, वही चीज कि ये एरा खत्म हो गया तो उसको तो धक्के मार दिया, उसको ये कर दिया। कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे का समय खत्म हो गया है। ये समय तो खत्म आपने करवा दिया उद्धव ठाकरे का। उद्धव ठाकरे का एरा खत्म हो रहा है और जो कुछ बचा हुआ है वो इसी बातचीत की वजह से, इसी चीजों की वजह से ये और भी बर्बाद हो। लेकिन भले उद्धव ठाकरे हार स्वीकार नहीं कर रहे हैं सर, लेकिन ज्यादा धड़कनें तो उनकी ही तेज होगी क्योंकि देवेंद्र फडणवीस एक्शन में होंगे। क्या बदला लेने का वक्त आ गया है? देखिए, उद्धव ठाकरे हो या शरद पवार, ये दोनों की स्थिति ज्यादा खराब है।
कांग्रेस तो अपनी राजनीति करती रहेगी, बड़ी पार्टी है, और आगे जीत हार तो अलग अलग स्तर पर होते रहेंगे, कभी हारेगी कभी जीतेगी। लेकिन इन दोनों पार्टियों की समस्या क्या है? इन दोनों पार्टी का एक धड़ा अभी देवेंद्र फडणवीस के साथ, और सबसे बड़ी दुश्मनी आजकल जो चल रही है, जिस तरीके से शरद पवार ने बदले की कार्रवाई की, यानी अजीत पवार के खिलाफ क्या किया, योगेंद्र पवार को खड़ा कर दिया, उन्हीं के भतीजे को, और बार बार ये चर्चा हुई। जबकि अजीत पवार ने लोकसभा चुनाव में सुप्रिया सुले के खिलाफ जो सुनेत्र पवार को खड़ा किया था, बार बार वो कहे कि हमने गलती कर दी। फिर भी आपने पारिवारिक झगड़ा पैदा कर दिया राजनीति में, और अजीत पवार इसका बदला लेने की तैयारी तो करेंगे। अब शरद पवार की स्थिति है, उनके साथ जो भी विधायक हैं 10, वो भी अब परेशान हैं इस बात के लिए कि अभी तक तो सुप्रीम कोर्ट में मसला चल रहा था और अभी भी चल रहा है। इस चुनाव के पहले शरद पवार की पार्टी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया था कि अभी हमारे पास पैसे नहीं है, फंड इकट्ठा करना है, अकाउंट ब्लॉक है, तो क्या हमें अभी कुछ समय के लिए उस दूसरे अकाउंट में पैसे चंदे लेने के लिए अनुमति होगी? क्योंकि शरद पवार की पार्टी ओरिजिनल एनसीपी नहीं है, उन्हें तत्काल चुनाव के लिए दिया गया था। यही उद्धव ठाकरे की पार्टी का भी है, और सुप्रीम कोर्ट में भी फैसला इस चुनाव के इंतजार में ही रुका हुआ है कि पहली बार जब ये दोनों पार्टियां विधानसभा, क्योंकि विधानसभा विधायकों की संख्या के आधार पर निर्धारित हुआ था कि किसके पास क्या है, तो ये जब निर्धारित हो जाएगा उसके बाद पता चलेगा कि ओरिजिनल खेमा कौन है। ये सिंबल के लिए शरद पवार पहुंचे थे, अब सिंबल के लिए अजीत पवार को बार बार एडवर्टीजमेंट देना पड़ा कि नहीं नहीं ये अस्थायी तौर पर है, टेम्परोरी है, ये सुप्रीम कोर्ट में अभी मामला चल रहा है, ऐसा हर अखबार में देने के लिए शरद पवार ने बात किया था। तो ऐसी स्थिति में अब लीगल बैटल ये लोग लड़ेंगे, साथ ही प्रॉपर्टी का विवाद पैदा होगा उद्धव ठाकरे की। उद्धव ठाकरे जो सामना कर रहे हैं, सामना एक ट्रस्ट है और ठाकरे परिवार का उसमें सबसे ज्यादा स्टेक है, लेकिन इसका विवाद चल गया है। हाई कोर्ट में याचिका दायर हुई थी कि इसके पास इतना पैसा आता कहां से है? क्या सामना के पेपर छपने से आता है, एडवर्टीजमेंट से आता है, या फिर पार्टी का फंड डाइवर्ट किया जाता है? तो यह मामला इतना गंभीर हो गया है कि ये सारे देवेंद्र फडणवीस के साथ अजीत पवार शुरुआती दौर से खड़े हैं, और शरद पवार के खिलाफ ये दोनों एक हैं, जैसे कॉन्स्पिरेसी शरद पवार करते रहे हैं। उद्धव ठाकरे के खिलाफ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस खड़े हैं। तो ऐसा त्रिकोण बन गया है कि इन दोनों कोनों को खत्म करने की पूरी तैयारी ये लोग करने वाले हैं। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप। धन्यवाद धन्यवाद। तो महाराष्ट्र में नई सरकार का शपथ हो गया है। शपथ समारोह काफी भव्य रहा। समारोह में एनडीए की एकजुटता नजर आई। शपथ ग्रहण समारोह से पहले फडणवीस ने सुबह सुबह प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर में दर्शन किए और पूजा अर्चना भी की। मतलब इशारा साफ है कि वो हिंदुत्व पर आगे काम करते रहेंगे और वक्त बदला लेने का भी आ गया है। उद्धव ठाकरे की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। शरद पवार भी डरे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी का भी बुरा हाल है। तो इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखिए। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।